फुल बवाल चालू है दोस्तों इजराइल और ईरान के वॉर के बीच। अब कहानी बहुत ही सीरियस हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच में लगातार तीसरे दिन भी गोला बारूद फट रहे हैं और उनके बीच में कई इस्लामिक देशों की भी फट रही है। मजे की बात यह कि ये सब एक इस्लामिक देश के पागलपन की वजह से ही हो रहा है। US Secretary of War made it very clear we will end this war on our terms. This is not Iraq. This is not an endless war. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. इन शॉर्ट तेहरान में सैन्य काफिले निकल रहे हैं, तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी निशाने पर है, कुवैत में अमेरिकी सैन्य विमानों के क्रैश होने की खबर आई है और पाकिस्तान भी एक बेहद ही मुश्किल स्ट्रैटेजिक मोड पर खड़ा है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने कहां-कहां हमला किया, उसे क्या नुकसान हुआ, तेहरान में अभी यानी ईरान में अभी क्या माहौल है, सऊदी पर हमले का असली मतलब क्या है, वहां के तेल रिजर्व पर असली हमले का मतलब क्या है, अमेरिकी बेस और दूतावास पाकिस्तान के स्पेशली वो किस स्थिति में है और पाकिस्तान के सामने असली संकट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना। We have other Gulf states. Iran's clear modus operandi has been to attack countries which host US bases. At least 10 people are reportedly killed in Lebanon. Loud explosions echoed across Beirut early this morning. Civilians fled as explosions hit the country. दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने ईरान से जुड़े कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जैसे मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज, IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े उनके सैन्य परिसर, सप्लाई रूट जो सीरिया और लेबनान के जरिए हथियार पहुंचाते हैं। इजराइल की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। पहली कि ईरान की जो लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता है उसे कमजोर किया जाए, दूसरा ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हिजबुल्ला की सप्लाई लाइन को काटना, और तीसरा यह संदेश देना कि अगर तेल और रीजनल स्टेबिलिटी को अगर निशाना बनाया गया तो जवाब सीधे दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी जवाब दिया है। इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में मिसाइल अलर्ट जारी हुए हैं। आयरन डोम ने कई ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं। भारी बुनियादी ढांचे का नुकसान अभी उतना रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक दबाव बढ़ा है। जो इन्वेस्टर्स थे वो थोड़े अस्थिर हुए हैं और वहां के नागरिकों में भी थोड़ा सा स्ट्रेस तो है। बाकी इजराइल की सुरक्षा प्रणाली स्ट्रांग है, लेकिन लंबी लड़ाई इजराइल की भी और किसी भी देश की इकोनॉमी पर असर तो डालती है। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल तैयार है। तेहरान की बात करें तो इस समय हाई अलर्ट मोड में है। IRGC की तैनाती बढ़ी है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, सैन्य काफिले ओपनली देखे जा सकते हैं और विदेशी दूतावासों ने एडवाइजरी भी जारी की है अपने अपने नागरिकों के लिए। ईरानी स्टेट मीडिया ने इसे रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई बताया है, लेकिन असल में ये एक शक्ति प्रदर्शन भी है दोस्तों। तेहरान की स्ट्रैटेजी 2 स्तरों पर चल रही है, एक कि सैन्य जवाब दिया जाए और दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दबाव डाला जाए अगल बगल के खाड़ी के देशों में। बाकी ईरान ये भी दिखाना चाहता है कि वो रीजनल ऑयल नीड को इंपैक्ट करने की क्षमता रखता है और आज तो ईरान ने सऊदी और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरीज में से एक पर हमला कर दिया और अभी मिली रिपोर्ट्स की माने तो भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कहां होगा? देखिए, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल होगा, भारत जैसे देशों पर भारी दबाव होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा और स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, जो कि आज भी दिखी। ईरान ने पूरी ताकत के साथ आज जवाबी हमला करते हुए सऊदी और अमेरिका की मिलीभगत का बदला लेना शुरू किया है। कल खबर मिली थी कि सऊदी के कहने पर अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हुआ और इजराइल के साथ अपने ऑपरेशन को शुरू किया। इस पूरे मामले में अब सऊदी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे, पर सऊदी ने डैमेज असेसमेंट शुरू कर दिया है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यह हमला संकेत देता है कि वॉर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक लिमिटेड नहीं रहेगी, यानी जो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनको भी दबाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों अमेरिका की बात करें तो उसके साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इसमें कूदा तो है, लेकिन उसके खुद के ही F-15 बच नहीं रहे। जी हाँ, दिन की दूसरी बड़ी खबर यह थी कि अमेरिका के मल्टीपल फाइटर जेट्स और F-15 को ईरान ने कुवैत के अंदर धराशायी कर दिया। कुवैत की सरकार ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि उसके यहाँ अमेरिकी बेस पर मौजूद अमेरिकी F-15 और अलग अलग विमानों को भारी नुकसान हुआ है। उधर कुवैत ने भी बताया कि उनको कितना नुकसान हुआ। CNN ने कंफर्म किया कि अभी तक 3 अमेरिकी F-15 गिराए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका अपने ही देश के एसेट्स नहीं बचा पा रहा है, बताइए। वहीं कुवैत की आर्मी ने भी इस बात को बताया कि उनके एयर स्पेस में कई सारे अमेरिकी फाइटर जेट्स गिरे हैं, जिनका मलबा उनके यहाँ गिरा है। बहरीन के अंदर भी ईरान ने अमेरिकी एसेट्स पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पहली बार जब अमेरिका जैसे सो कॉल्ड सुपर पावर को किसी देश ने ऐसे चैलेंज करके दुनिया के सामने जगहंसाई करवाई है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, जिसके जवाब में गोलियां चली, बहुत सारे लोगों की जानें गई, जिसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए गए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अमेरिका इस समय डिफेंसिव पोस्चर में है दोस्तों। मिडिल ईस्ट में उसके बेस हाई अलर्ट पर हैं। सीधे युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारी उनकी पूरी दिख रही है। अब दुनिया में ये बातें चलने लगी कि ईरान अकेले पूरी दुनिया और गल्फ के देशों के सामने खड़ा है।
ये गल्फ के देश ईरान से इकोनॉमी के मामले में कई ज्यादा आगे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी बड़े लीडर ने इस बात की अपील नहीं की है कि इस तरह के हमले और लड़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊपर से सऊदी और यूएई के लिए ये अमेरिका को निशाने पर लेने का भी मौका बन गया है। वो अमेरिका से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले होने वाले गल्फ देशों के नुकसान का पैमाना तय नहीं किया। इधर ईरान के अंदर IRGC के मल्टीपल कमांडर मारे गए हैं। इजराइल ने इस बात को कहा है कि आयतुल्लाह खमीनी के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर जिसे बनाने की तैयारी थी उसे भी मार दिया गया है। सऊदी के स्पोक्सपर्सन टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको अकेला छोड़ा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम सीधे पूरी ताकत के साथ इजराइल को बचाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ उनके देश पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكري. सऊदी अरब को असली झटका तब लगा जब यमन के हुती रिबेल ने उनके तेल ठिकानों पर हमले किए। सऊदी को उम्मीद थी कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन अमेरिका का रुख उतना स्ट्रांग अभी नहीं है, नरम ही है। वहीं दूसरी ओर जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो अमेरिका ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के जरिए एक एक हमले को हवा में ढेर कर दिया। सऊदी को साफ दिख रहा है कि अमेरिका के लिए इजराइल ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहीं सऊदी ये जान गया है कि वो अमेरिका के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है जिसे जरूरत पड़ने पर खुद के भरोसे छोड़ा जा सकता है। बाकी दोस्तों, ताकत के इस पागलपन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। भारत का शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। वॉर की अनसर्टेनिटी के बीच लाखों शेयर होल्डर्स के पैसे में घाटा हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी भी इससे अछूती नहीं है। सबसे बड़ी बात है ऑयल प्राइसेस का बढ़ जाना। जहां ऑयल प्राइसेस इस समय $80 पर बैरल के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ये पहले $56 पर बैरल के हिसाब से बिका करते थे। इनके बीच भारत की तरफ से रिफाइनरीज को कहा गया कि वो रूस से तेल लेना बढ़ा दें। चाचा ट्रंप को इससे इतनी मिर्ची लगेगी वो इस बात से ही और इस दर्द से ही नाचना शुरू कर दें। अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वैसे बौखलाने से याद आया, हमारे देश के अंदर भी कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु और खासकर शिया धर्मगुरुओं ने प्रदर्शन और गुस्सा दिखाने की बात कही है। हालांकि वो इसे शांतिपूर्ण तरीके से कहने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन जब भीड़ एक जगह इकट्ठी होती है तो कितनी शांति बचती है हम सबको पता है। होम मिनिस्ट्री ने भी इस बात को गंभीरता से समझते हुए हर स्टेट को अलर्ट किया है कि वो इस बात को देखें कि कोई भी प्रचार करने वाला कोई ऐसी बात न कहे जिससे वायलेंस फैले। इनफैक्ट कई सारी मैडम लोगों की ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां वो मोदी जी से अपील कर रही हैं कि आप हमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मौका दें, भेजें, हम ईरान की मदद के लिए जाना चाहते हैं। ये मैडम का सुनिए। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। अब ऐसे लोग जब सड़क पर आ रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि ये लोग तब कहां थे जब इनके अपने ही देश के लोग पहलगाम में मारे गए थे। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रदर्शन में कभी आगे नहीं आए। ये अपने खुद के हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के मरने और उनकी मांग गुजरने के बाद सड़क पर कभी प्रोटेस्ट करने नहीं आए कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सरहद पर जाएंगे। लेकिन ये ईरान की मदद करने के लिए, अमेरिका और इजराइल से भिड़ने के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए इनको परमिशन भी चाहिए। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, ये वाला मुद्दा बड़ा है और इसके ऊपर आगे डिटेल में जरूर बात करेंगे, पर ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वॉर आपके हिसाब से कितनी और लंबी चलेगी या फिर से चाचा ट्रंप आगे आएंगे और कहेंगे भैया हमने सीज फायर करवा दिया, और वो खुद इस वॉर को करवाने के बाद इसको रोकने का भी क्रेडिट लेने वाले हैं। जो भी हो, आपकी राय, इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।